अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ओरल कैविटी की एक जनरल बात कर ली थी। ओरल कैविटी के बाद अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास ईसोफेगस आता है, ठीक है, और फिर स्टमक आता है। आज की वीडियो में हम ईसोफेगस की पैथोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं पहले आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि क्या पैथोलॉजीज़ हैं और क्या हमने उनको देखना है। बेटे लेट सपोज ये आपकी ओरल कैविटी है, सही है, मेरी डायग्राम्स को इतनी अच्छी नहीं है, और यहाँ पे ये आपका ईसोफेगस है। अब इस ईसोफेगस के एंड पे ना यहाँ पे एक सफेंटर है जिसे हम कहते हैं लोअर ईसोफेजियल सफेंटर, एंड देन इज़ द स्टमक, एंड देन इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब नॉर्मली आपने याद रखना है कि सफेंटर क्लोज रहता है। नॉर्मली ये सफेंटर क्यों क्लोज रहता है? क्योंकि स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड है। जब खाने को चर्न करना होता है, खाना डाइजेस्ट हो रहा होता है, देयर इज़ अ चांस कि ये एसिड ऊपर जाके इन वॉल्स को डिस्ट्रॉय करे। तो अल्लाह की तरफ से ये ऐसे बना हुआ है कि नॉर्मली ये क्या रहता है, क्लोज रहता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो लेट्स सपोज़ कि नॉर्मली ये क्लोज़ रहता है। ये इसलिए क्लोज़ रहता है कि कुछ जो है वो न्यूरॉन्स हैं जो कि क्या करती हैं, इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रखती हैं, ठीक है। अब जब हम लोग खाना खाएंगे तो तब क्या होगा कि जब आपका लेट्स सपोज़ ये खाना नीचे जा रहा है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हैं, तो इन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से पहले नीचे कुछ सिग्नल जाते हैं, ठीक है। नीचे जब सिग्नल्स जाते हैं तो ये जो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स हैं जिन्होंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस की हुई है ना, ये इनहिबिटरी न्यूरॉन्स आपने याद रखना है, ये इटसेल्फ जो हैं वो क्या हो जाती हैं, इनहिबिट हो जाती हैं, ठीक है। जब ये इनहिबिटरी न्यूरॉन्स यहाँ पे इनहिबिशन कॉज करती हैं तो ये कॉन्ट्रैक्टेड सफेंटर जो है बेटा आपने याद रखना है क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्टेड सफेंटर क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टेड सफेंटर जो है ये रिलैक्स हो जाता है, और जब ये रिलैक्स हो जाता है तो ये खाना जो है वो इजीली नीचे चला जाएगा, और जब ये नीचे चला जाएगा तो लेटर ऑन फिर हम देखेंगे कि ये सफेंटर दोबारा से क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। तो सिर्फ इतनी सी बात आपने याद रखनी है कि देयर आर सम इनहिबिटरी न्यूरॉन्स, ठीक है। वो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स जो है वो इटसेल्फ यहाँ पे सफेंटर को इनहिबिट करती हैं, उसकी टोन को इनहिबिट करती हैं, और सफेंटर रिलैक्स हो जाता है। ये इनहिबिटरी न्यूरॉन कैसे इनहिबिशन कॉज करती हैं और जो टोनस को डिक्रीज़ करती हैं, ये नाइट्रिक ऑक्साइड और कुछ वेजो एक्टिव पेप्टाइड बनाती हैं, और ये क्या करता है, यहाँ पे डायलेशन करता है, सफेंटर को रिलैक्स कर देता है और खाना इजीली नीचे चला जाता है। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, ठीक है। अब ये नॉर्मल फिनोमेना दो तरह से डिस्टॉर्ट हुआ हुआ हो सकता है, उन दोनों तरह को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटे। तो नॉर्मली ये क्लोज रहता है ताकि एसिड ऊपर ना जाए। जब खाना आएगा तो आपने याद रखना है इनहिबिटरी न्यूरॉन्स की वजह से ये क्या होता है, रिलैक्स होता है, खाना नीचे आता है और फिर ये क्लोज हो जाता है, एंड दैट्स इट, ठीक है। अब दो चीज़ें हैं, एक कंडीशन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं एक्लेजिया, और एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं गर्ड, ठीक है। एक्लेजिया में ये जो सफेंटर है ये ज़रूरत से ज़्यादा कंस्ट्रक्टेड रहता है, और जो गर्ड है उसमें ये ज़रूरत से ज़्यादा रिलैक्स्ड रहता है, ज़रूरत से ज़्यादा खुला रहता है, ठीक है। एक्लेजिया में आपने याद रखना है कि ये होगा कि ये सफेंटर जो है ये कंस्ट्रक्टेड है काफ़ी ज़्यादा, इसकी रेस्टिंग टोन भी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। इवन जब खाना आएगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो हैं वो जाएंगी भी, तो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स चूँकि हैं ही नहीं, ये जो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स थी जो एक्टिवेट हुई थी ये इनहिबिटरी न्यूरॉन्स नहीं हैं, तो इवन इन रिस्पॉन्स टू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स ये और ज़्यादा कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ये और ज़्यादा तंग हो जाएगा। तो इटसेल्फ जो है ऊपर से ईसोफेगस खाने की वजह से डायलेट और नीचे की वजह से बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है, और इस पोजीशन को हम कहते हैं बर्ड बी, क्योंकि ऊपर से डायलेटेड, क्योंकि इसमें सारा खाना जमा हो रहा है, नीचे से ये नैरो है, तो ये जिस तरह के परिंदे की चोंच होती है उस तरह का हो जाता है। तो बेरियम स्वॉलो पे हमें बर्ड बीक अपीयरेंस मिलती है। ये डायग्नोस्टिक फीचर है किसका, एक्लेजिया का। मैं इसको वर्ड टू वर्ड बाद में समझाऊंगी, लेकिन अभी आपने इतना याद रखना है कि सफेंटर नॉर्मली भी ज़रूरत से ज़्यादा कंस्ट्रक्टेड है, और इन रिस्पॉन्स टू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ये और ही ज़्यादा तंग हो जाता है, खाना सारे का सारा जो है वो ऊपर पड़ा रहता है, और पेशेंट आएगा कंप्लेन के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, पेशेंट कहेगा मेरा खाना नीचे नहीं जा रहा, खाना भी नहीं जा रहा और पानी भी नहीं जा रहा, तो डिस्फीजिया जो है वो सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों के लिए है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखनी है। अगर हम इसको कैंसर के साथ कंपेयर करेंगे तो कैंसर में अगर यहाँ पे लेट सपोज कैंसरस मैस है भी तो साइडों से पानी तो गुजर जाएगा ना। तो कैंसर में इनिशियली डिस्फीजिया होता है सॉलिड के लिए, और फिर आहिस्ता 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 बात लिक्विड तक जाती है जब वो पूरी ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा। लेकिन जो एक्लेजिया है चूँकि उसमें न्यूरॉन्स की डेफिशिएंसी है, सो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे टोन ज़्यादा है, तो खाना नीचे नहीं। दिस इज़ एज सिंपल एक्लेजिया। सो व्हाट इज़ एक्लेजिया भी हम बुक से भी पढ़ लेंगे। सो व्हेन योर लोअर ईसोफेजियल सफेंटर फेल टू रिलैक्स, व्हेन योर लोअर ईसोफेजियल सफेंटर फेल टू रिलैक्स इन रिस्पॉन्स टू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, द कंडीशन इज कॉल्ड एक्लेजिया, ठीक है।
अब अगर मैं इसी को जर्ड के साथ कंपेयर करूँ तो जर्ड में आपने याद रखना है, गर्ड या जर्ड जो भी आप कहें, कि आपका ये स्फिंक्टर ज़रूरत से ज़्यादा रिलैक्स रहता है इवन रेस्टिंग स्टेज पे भी। और फिर इसमें नुकसान क्या होगा कि स्टमक में मैंने आपको बताया जितना भी एसिड है वो ऊपर बार बार जाएगा, इन वॉल्स को इरिटेट करेगा और पेशेंट जो है हार्ट बर्न के साथ पेशेंट कहेगा मेरा हाँ सड़ता है, मुझे जलन होती है, ठीक है, और मुझे गंदे गंदे वक्त आते हैं क्योंकि रिफ्लक्स होता जाएगा। इसका नाम यही है गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, यानी गैस्ट्रिक से ईसोफेगस में रिफ्लक्स होता है और पेशेंट जब डिस्कम्फर्ट में होता है तो इस कंडीशन को हम डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। सो ये एज़ इट इज़ आसान सी बातें हैं। अगर स्फिंक्टर ज़रूरत से ज़्यादा कंस्ट्रक्टेड रहेगा तो वो एक्लेजिया है, ज़रूरत से ज़्यादा रिलैक्स रहेगा तो वो गर्ड है। नॉर्मली रेस्टिंग पे कंस्ट्रक्टेड है, फूड के टाइम रिलैक्स हो जाता है, फूड नीचे चला जाता है तो ये दोबारा कंस्ट्रक्ट हो जाता है। सो ये दो कंडीशंस हैं जिनको अभी हम लोग पढ़ेंगे और बाकी कंडीशंस में आपके साथ जो है वो फिर अलग से डिस्कस करूँगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो बेटे, व्हाट डू यू मीन बाय एक्लेजिया? एक्लेजिया मीन फेलियर ऑफ लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर टू रिलैक्स। वही बात जो मैं अभी करी थी कि आपका ये जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है ये रिलैक्स नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे जो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स हैं वो नहीं हैं। ड्यू टू डीजेनरेशन ऑफ इनहिबिटरी न्यूरॉन्स, इनहिबिटरी न्यूरॉन में नाइट्रिक ऑक्साइड और वेजो एक्टिव पेप्टाइड होता था और वो रिलैक्सेशन करती हैं, लेकिन अब ये रिलैक्स नहीं हो पा रहा है। कौन सा वाला प्लेक्सस, अब मैं यहाँ डिटेल में इतनी तो नहीं जाती, हमने एनाटमी में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपके जीआईटी में अपना न्यूरॉन सिस्टम है दो तरह का, माइंटेरिक और मीजनस। तो ये जो माइंटेरिक होता है ना, इसका काम होता है जीआईटी की मोटिलिटी के साथ डील करना। तो इसी माइंटेरिक, जिसको हम ऑर्बैक्स प्लेक्सस भी कहते हैं, पैथोलॉजी ये है कि एक्लेजिया में माइंटेरिक प्लेक्सस के अंदर इनहिबिटरी न्यूरॉन्स नहीं हैं जिनमें नाइट्रिक ऑक्साइड वेजो एक्टिव पेप्टाइड ने रिलैक्सेशन करानी। सो सिंपल इज़ दैट कि आपका लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं होता। कोई पूछे क्यों नहीं होता? क्योंकि इनहिबिटरी न्यूरॉन्स नहीं हैं। वो क्या करती हैं? वो रिलैक्सेशन करती थी। कैसे? क्योंकि उनमें नाइट्रिक ऑक्साइड और उनमें नाइट्रिक ऑक्साइड और वेजो एक्टिव पेप्टाइड है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ फिर डेफिनेशन के बाद ये कंडीशन आती है कि इसके क्या हो सकते हैं, कॉजेज़ हो सकते हैं, ठीक है। यानी हम कहते हैं कि एक्लेजिया या तो 1 का मतलब है प्राइमरी और 2 का मतलब है सेकेंडरी इन नेचर होगा, सही है। प्राइमरी एक्लेजिया इडियोपैथिक है, यानी हमें नहीं पता कि ये क्यों हो गया है, ठीक है। तो यही बात से लिखी है कि प्राइमरी इज़ इडियोपैथिक और जो सेकेंडरी है उसके पीछे कुछ रीजंस हो सकती हैं, जैसे कि चागास डिजीज़ होगा या कोई एक्स्ट्रा ईसोफेजियल ट्यूमर होगा। जैसे लेट सपोज यहाँ पे कोई ट्यूमर है और वो इसको बाहर से कंस्ट्रक्ट कर रहा है और ये जगह नैरो हो रही है, ठीक है। सो कोई एक्स्ट्रा ईसोफेजियल ट्यूमर, मैलिग्नेंसीज, मास वगैरह है, चागास से याद रखें कि ये एक्लेजिया कर सकता है। सो क्लासीफाई किया हुआ इसको कैसे कि इट कुड बी प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बेटे उसके साइन और सिम्टम्स बताए मैं, जो मैंने आपको बताया कि अगर ये नैरो होगा तो जाहिर सी बात है डिस्फीजिया क्रिएट होगा। डिस्फीजिया का मतलब है डिफ़िकल्टी इन स्वॉल्विंग। सो देयर विल बी प्रोग्रेसिव डिस्फीजिया टू बोथ सॉलिड एंड लिक्विड वर्सेस ऑब्स्ट्रक्शन। कैंसर से हम इसको इस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कैंसर में डिस्फीजिया इनिशियली सिर्फ सॉलिड के लिए होता है और बाद में, तो जहाँ पे भी आप देखो प्रोग्रेसिव डिस्फीजिया फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, इट मीन कि आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यहाँ पे न्यूरॉन्स का मसला चल रहा है और एक्लेजिया है, ये एसोसिएटेड है, आगे चल के आपको कैंसर भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को क्या बताया है, यहाँ तक हम लोगों ने ये बात डिस्कस की है। अगर हम यहाँ पे देख लें, ये पिक्चर्स आपको बाद में दिखाऊंगी, कि आपको पता होना चाहिए बेटे नंबर 1 की एक्लेजिया की डेफिनेशन, फेलियर ऑफ लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर टू रिलैक्स। वाई? रीज़न पता होनी चाहिए। कौन से वाले प्लेक्सस में मसला होता है, माइंटेरिक या ऑर्बैक्स प्लेक्सस में। फिर हमने इसको क्लासीफाई किया, क्लासिफिकेशन इसकी हुई हुई है आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी। फिर हमने बात की है इसके साइन और सिम्टम्स की, ठीक है। अब बात आती है इन्वेस्टिगेशंस की। फिर मैं इन्वेस्टिगेशंस आपको वहाँ से भी दिखा सकती हूँ। इन्वेस्टिगेशन में नंबर 1 हमने मैनोमेट्री करनी है। मैनोमेट्री के ऊपर हम लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर का प्रेशर मेजर करते हैं और रेस्टिंग पे भी ये प्रेशर मैंने बताया कि रेज्ड आएगा, ठीक है।